नमस्कार, जय गुरु। आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है कि पदार्थ स्पंदनशील शक्तियों से बना है। रासायनिक तत्व जो पत्थरों और तारों से लेकर मनुष्य तक विश्व के सभी रूपों की संरचना के घटकों का कारण है, वे इलेक्ट्रॉनिक स्पंदनों के विभिन्न रूपों से अधिक और कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए, बर्फ में शीतलता, भार एवं आकार होता है। यह दिखाई देता है। बर्फ को पिघला दें तो यह पानी बन जाता है। इसमें विद्युत प्रवाहित कर दें तो यह अदृश्य हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है, जिसका आगे और विश्लेषण करने पर ये इलेक्ट्रॉनिक स्पंदन के रूप होते हैं। अतः वैज्ञानिक रूप से यह कहा जा सकता है कि बर्फ का कोई अस्तित्व नहीं, यद्यपि इसका हमारी दृष्टि, स्पर्श इत्यादि इंद्रियों द्वारा बोध होता है। बर्फ और पानी दोनों अदृश्य गैसों की अभिव्यक्तियां हैं और केवल औपचारिक अस्थायी अस्तित्व रखते हैं। उसी प्रकार नश्वर मन और पदार्थ दोनों ईश्वरीय चेतना की क्षणभंगुर अभिव्यक्तियां हैं और केवल औपचारिक अस्तित्व रखते हैं। वास्तव में केवल मन का ही अस्तित्व है। ये पंक्तियां हमारे गुरुदेव श्री श्री परमहंस योगानंद जी के व्याख्यानों से उद्धृत है। ये संग्रह उन सभी के लिए है जो कभी निराशा, असंतोष, उत्साहहीनता, दुख अथवा अतृप्त आध्यात्मिक ललक से सदा परिचित हुए हैं। यह प्रत्येक पाठक ये उसके पथ पर दिव्य प्रकाश की किरण बने, नवजीवन और प्रेरणा तथा दिशा निर्देशन का भाव लेकर आए। यही उनकी और हम सब की प्रार्थना है। मैं रितेश कुमार पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, योगदा सत्संग महाविद्यालय, इंटरमीडिएट में। इस लेक्चर में आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल से। Before starting the lecture, we should know what is an electric dipole. So when two equal but opposite charges are placed very near to each other, they form or create an electric dipole. The dipole consists two equal but opposite charges, and we can say that the net charge on the dipole is zero, but we can't say the net electric field on the same dipole is zero. That means the electric field of charges at any point in space can be found out from Coulomb's law and the superposition principle. The results are simple for the following two cases that we are going to study. Case 1, when the point is on the axis of dipole, and case 2, when the point is in the equatorial plane of the dipole, that is on a plane perpendicular to the dipole axis through its center. तो चलिए केस 1 की बात करते हैं। When point is on the axis of dipole, which is also called axial point. हमने यहां पर एक डायपोल कंसिडर किया है, जिसे डायग्राम में AB के द्वारा दर्शाया गया है। पॉइंट A पर नेगेटिव Q चार्ज है, जहां पॉइंट B पर पॉजिटिव Q चार्ज है। इस डायपोल का सेंटर हमने O रखा है और दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, या आप कह सकते हैं AB के बीच का डिस्टेंस 2L है, जो कि कन्वेंशन है। अब अगर एक पॉइंट P पर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए तो उस पर दो अलग अलग डायरेक्शंस में फोर्स काम करेंगे, बिकॉज हमने पढ़ रखा कि डायपोल का नेट फील्ड जीरो नहीं होता है। तो उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर एक फील्ड E1 काम करेगा प्लस Q चार्ज के कारण, जो कि रिपल्सिव फोर्स के डायरेक्शन में होगा। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि उसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर माइनस Q चार्ज के द्वारा एक फील्ड E2 काम कर रहा है, जो E1 के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। पॉइंट P, जहां पर हमने एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, वो डायपोल के सेंटर O से R डिस्टेंस के दूरी पर है। At point P, electric field
ड्यू टू द डाइपोल इज टू बी कैलकुलेटेड। और इस कैलकुलेशन के लिए हमने, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन से उस पॉइंट P पर पॉजिटिव Q चार्ज के द्वारा क्या फील्ड होगा उसे हम इक्वेशन के द्वारा लिख सकते हैं। वेक्टर E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन BP स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन अलोंग B टू P होगा। आप अगर डायग्राम को नोटिस करें तो आप पाएंगे कि BP जो डिस्टेंस है वो R माइनस L के इक्विवेलेंट होगा, और इस वजह से हमने उस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए लिखा वेक्टर E1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R माइनस L होल स्क्वायर अलोंग B टू P, और इसे हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। सिमिलरली उसी फॉर्मूले से अगर हम फाइंड करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो उसे हम लिख सकते हैं वेक्टर E2 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R प्लस L होल स्क्वायर। R प्लस L हमने AP के प्लेस पे रखा। आपको फिर से डायग्राम को नोटिस करना होगा, तो वहां आप देखेंगे AP इक्वल्स टू R प्लस L होगा। चूंकि हमने डाइपोल का टोटल डिस्टेंस 2L कंसिडर किया है, तो आप अगर OA डिस्टेंस कंसिडर करेंगे तो दैट विल बी स्मॉल l, और OP that will be small r. So the total distance between negative Q charge and the unit positive test charge will be r plus l, और इस वजह से हमारे पास ये इक्वेशन 2 आया, जिसका डायरेक्शन P टू A की तरफ है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों वेक्टर्स E1 और E2 को सबट्रैक्ट करना होगा। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमने इसका वेक्टर सम लिया है। चूंकि E1 E2 से ग्रेटर है, और कारण ये कि पॉइंट P चार्ज प्लस Q के ज्यादा नजदीक है, वहीं माइनस Q चार्ज से दूरी पर है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि E1 will be greater than E2, and therefore we will have the resultant electric field E equals to E1 minus E2, and the direction will be along B to P obviously। अब इस इक्वेशन में हमें E1 और E2 के मैग्नीट्यूड्स रखने हैं, और हम पाएंगे वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, जो कि हमने कॉमन आउट ले रखा है दोनों इक्वेशन से, विद इन ब्रैकेट 1/r माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L होल स्क्वायर, एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी अलोंग B टू P। आगे बढ़ने पे हम पाते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, within bracket we have taken LCM here, so in the denominator side we have r square minus L square whole square, and in the numerator we have r plus L whole square minus r minus L whole square। अब इस न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में ब्रेक कर देंगे, और ब्रैकेट के अंदर हमें न्यूमरेटर में मिलेगा r प्लस L प्लस r माइनस L, जैसा कि हमने a प्लस b के फॉर्मेट में कहा कि हम इसको ब्रेक करेंगे। तो a प्लस b करने पे हमें सबसे पहले r प्लस L प्लस r माइनस L आएगा, वहीं a माइनस b करने पर r प्लस L माइनस r प्लस L आएगा, और बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी रह जाएंगी। अब जब आप न्यूमरेटर में कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे 2r इंटू 2l, जो कि हमने नेक्स्ट स्टेप में लिख रखा है। यहां से दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आगे का जो इक्वेशन है, जो कि यहाँ पे आप फोर्थ स्टेप में देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ E दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q विद इन ब्रैकेट 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। अब तक हमने सिर्फ न्यूमरेटर में कैलकुलेशन किया है। अब न्यूमरेटर में 4rl को
हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट्स में, 2QL multiplied by 2R, and 2QL is nothing but electric dipole moment, which is denoted by small p, as we have written in the next case. So vector E equals to 1 by 4 pi epsilon naught into 2PR upon R square minus L square whole square, और हमने इसे equation 3 नाम दिया. Since L is very smaller than R, because dipole is a smaller entity, so we have the third equation as mod of E equals to 1 by 4 pi epsilon naught into 2PR upon R to the power 4. L square को हमने नेग्लेक्ट कर दिया और उसकी वजह से R square to the square, that means R to the power 4. अब आप यहाँ देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में एक स्मॉल r है, डिनोमिनेटर में R to the power 4. एक r को अगर हम कैंसिल कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है, जो कि इक्वेशन 4 हमने नाम दिया, वो आ जाती है E equals to 1 by 4 pi epsilon naught into 2p upon r cube. और ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट P, which is on the axis of the dipole. चलिए केस B पर बात करें. When point is on the perpendicular bisector of the dipole, तो हमने यहां फिर से सेम उसी तरह का एक डायपोल कंसिडर किया है AB, जहां पे पॉइंट A पर नेगेटिव Q चार्ज, पॉइंट B पर पॉजिटिव Q चार्ज ले रखा. हमें एक पॉइंट P कंसिडर करना है जो कि डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से पास करता है, जैसा कि हमने डायग्राम में ले रखा है. और उस पॉइंट P पर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने लिया और उस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी वो हमें पता करना है. तो ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, दैट इज OP, वो हमने कंसिडर किया r डिस्टेंस. और डायग्राम में जब आप देखेंगे तो डायपोल का सेंटर O है. हाँ, वन इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ध्यान दीजिएगा, BP जो डिस्टेंस है, BP, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर रखा है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, बाय टेकिंग द राइट एंगल ट्राइंगल POB. साथ ही साथ ये जो P पॉइंट है A और B से इक्विडिस्टेंट है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. और आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के कारण इसके जो एंगल A और B होंगे, जो कि हमने यहाँ कंसिडर किया थीटा, वो इक्वल होंगे. और उसी की वजह से आप जब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E पे नोटिस करेंगे तो वहां पाएंगे कि हमने थीटा कंसिडर कर रखा है, और जो कि फाइनली 2 थीटा बन जाता है, विच इज द एंगल बिटवीन वेक्टर E1 एंड E2. एक और ध्यान देने वाली बात है जो कि हम आगे वाले स्लाइड में यूज करेंगे. यहां से हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता करनी होगी, और कॉस थीटा की वैल्यू के लिए आप ट्राइंगल BOP का हेल्प लेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज विल बी वेक्टर E1 इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught into Q upon BP square along B to P. Now, vector E1 equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R square plus L square along B to P. यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट किया है वैल्यू R square plus L square. सिमिलरली, चूंकि दोनों पॉइंट्स A और B P से इक्विडिस्टेंट है, तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट, आप कह सकते हो दूसरे पॉइंट के लिए, या फिर आप कह सकते हो कि माइनस Q चार्ज के लिए, तो वो वेक्टर E2 इक्वल्स टू 1 by 4 pi epsilon naught into Q upon R square plus L square along P to A, और इसे हमने इक्वेशन 2 कंसिडर किया. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से हम ये कह सकते हैं जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 2 थीटा. आपको मैंने पहले सजेस्ट किया था
कि जो वेक्टर E1 है और वेक्टर E2 उन दोनों के बीच का एंगल थीटा और थीटा दैट मीन्स 2 थीटा है और E इक्वल्स टू अंडर रूट। अब यहाँ देखो हमने E2 के प्लेस पे E1 सब्स्टिट्यूट कर दिया बिकॉज दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। और वैसे केस में नेक्स्ट स्टेप E इक्वल्स टू अंडर रूट 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। E1 स्क्वायर दोनों में है, दोनों टर्म्स में अवेलेबल है, तो इस वजह से कॉमन आउट होकर के स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा और हमें नेक्स्ट स्टेप E इक्वल्स टू E1 अंडर रूट 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा मिलेगा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा के प्लेस पे हम 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री। और उस तरीके से जो फाइनल वैल्यू है जो कि हमने इक्वेशन 3 में लिख रखी है E इक्वल्स टू E1 इंटू 2 कॉस थीटा। अब देखो याद करो हमने कहा था कि हमें कॉस थीटा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो ये कॉस थीटा और ये E1 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 कहीं से भी ले सकते हैं बिकॉज दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। और E1 साथ ही साथ cos थीटा की वैल्यू हम इस इक्वेशन 3 में पुट करेंगे और हमें E की वैल्यू मालूम चल जाएगी। So by putting these values we get E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q upon R square plus L square into 2L upon R square plus L square whole to the power half। इसे आप इजीली समझ सकते हो। डायग्राम में जाओ, डायग्राम में cos थीटा की वैल्यू फाइंड करो, ट्राइंगल गिवन है, वहां से आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। और E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into 2QL again divided by R square plus L square whole to the power 3/2। हमने यहाँ देखो दो टर्म्स हैं R square plus L square to the power 1 and R square plus L square to the power half। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, तो आपको पावर 3/2 मिल जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर में 2QL, तो 2QL दैट इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो उसके मैग्नीट्यूड के प्लेस पे हमने रख दिया P। सो फाइनल इक्वेशन विल बिकम E equals to 1 by 4 pi epsilon naught into P upon R square plus L square whole to the power 3/2। और इसे हमने इक्वेशन 4 नाम दे दिया। पहले की तरह if L is very very smaller than R then L square can be neglected and hence the above equation 4 becomes E equals to, which is the magnitude of electric field, 1 by 4 pi epsilon naught into P upon R square to the power 3/2। 3/2 का जो डिनोमिनेटर 2 है और R स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली आपको इक्वेशन मिल जाएगी E equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into P upon R cube। And this is the final equation for the electric field at a point which is on the equatorial line of the dipole। मैं उम्मीद करता हूं कि इन दोनों इक्वेशंस के हेल्प से आप इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। और फिर भी कहीं पे अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय गुरु।